प्रिय मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन एवं भविष्य की या भावी चुनौतियां। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसको भी उसी तरह हमने सरल भाषा में हमने लिखा है जो आपके सामने इस तरह प्रस्तुत है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द का अर्थ विस्तृत है जो वास्तव में राष्ट्र की उत्तरजीविता से जुड़ा हुआ है। एक राष्ट्र की सुरक्षा संभवतः उसके हितों की रक्षा, विकास और समय के अनुसार आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। हालांकि सुरक्षा की अवधारणा विस्तृत होती है, लेकिन सामान्य तथा खतरे की अवस्था में सुरक्षा का अर्थ रक्षा से भी लगा लिया जाता है। अर्थव्यवस्था प्रतिरक्षा की चौथी भुजा होती है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र हर प्रकार के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरे आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्र बाहरी सुरक्षा हेतु अपने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ रखने का प्रयास करते हैं तथा आंतरिक सुरक्षा हेतु अपने आंतरिक सुरक्षा दलों, संवैधानिक एवं कानूनी ढांचों को सुदृढ़ रखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान राष्ट्रों के लिए आवश्यक है कि वह समय एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय के साथ चलने का प्रयास करें, अन्यथा वह पिछड़ जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का संक्षिप्त परिचय। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि राष्ट्र पर आने वाले संभावित खतरों पर दृष्टि डाला जाए और ये समझा जाए कि राष्ट्र पर कब और कितने प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार समझा जा सकता है। मानव जब से धरती पर आया है ना तो वह स्वयं को समझ पाया और ना ही उसे कोई समझ पाया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कार्य भिन्न भिन्न रहा है। धरती पर आने के बाद मानव के लिए दुश्मन बना हुआ है। कोई किसी भी चीज़ का निर्माण करता है तो कोई किसी दूसरे की चीज़ों को छीनने का एवं अधिकार करने के लिए उस पर युद्ध को थोपता है, और इस कार्य में उत्पन्न संघर्ष और विनाश लीला को सम्मानित नाम दिया है युद्ध और उसके परिणाम। आदिमानवों के लिए सर्वप्रथम समस्या भोजन का रहा है, जिसके लिए अन्य पशुओं की हत्या और भोजन के रूप में प्रयोग शुरू हुआ। बाद में छोटी छोटी टोलियों में संगठित होकर अन्य टोलियों से संघर्ष करना प्रारंभ किया। वैदिक काल में टोलियों का विकास हुआ, जिसमें उनके सरदार को प्रभावशाली स्थान प्राप्त हुआ। सरदार राजा तथा उनके क्षेत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए। युद्ध में सीमित मारक क्षमता, मारक हथियारों के साथ साथ अन्य टोलियों के महत्वपूर्ण स्थानों किलों पर अधिकार करने तथा अपने विवादों के चलते आपस में लड़ते भी रहे। यह राज्य अपने से कमजोर राज्यों के लिए खतरा हमेशा बने रहे। इसी का परिणाम रहा कि सैनिक शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति में प्रमुख स्थान दिया गया। महाकाव्य काल में युद्ध कला विकसित हो जाने से बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा युद्ध कला और हथियारों का पर्याप्त विकास हुआ। इस समय शक्तिशाली राज्य मनमानी तरीके से अपनी इच्छित चीजों के लिए अपने विचार से बिना किसी डर के शक्ति का प्रयोग करके एक दूसरे के लिए खतरा बने रहे। उपरोक्त प्रक्रिया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में राष्ट्र अपनी शक्ति का मनमाने तरीके से प्रयोग करते रहे। इसमें साम्राज्य विस्तार, भूमि अधिग्रहण, विश्व विजेता बनने की लालसा, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधियां, नए राज्य की स्थापना आदि कई कारण रहे। इन इच्छाओं की पूर्ति में मानव एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक कार्यवाही, बर्बरतापूर्ण नरसंहार, अत्याचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि लज्जापूर्ण मानवता विहीन कुकृत्य करते रहे। एक शक्तिशाली राज्य ने अन्य राज्यों पर अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए युद्ध थोपा तो दूसरे ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को बचाने के लिए युद्ध किया। यह एक ऐसा सिलसिला चला कि युद्ध और हथियारों का विकास होता गया, जिसके कारण युद्ध विनाशक और भयंकर होता चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध तक युद्ध में बड़ी सेनाओं का प्रयोग तथा युद्ध के परिणाम स्वरूप आधुनिक तकनीकी हथियारों, परमाणु हथियार, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम आदि ने युद्ध को महाविनाशकारी बना दिया। उपरोक्त के चलते जहां एक प्रकार से मानवता के लिए सैनिक एवं युद्ध के खतरे सामने आए, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण, फाइबर खतरे, बीमारियां आदि जैसे असैनिक खतरे भी सामने आए, जिसमें पर्यावरण को बिना शत्रु के खतरे की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में सुरक्षा के विस्तृत क्षेत्र में प्रमुख स्थान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को दिया गया है, क्योंकि धन के अभाव में ना तो कोई राष्ट्र अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, ना सैनिक शक्ति बन सकता है, ना तकनीकी शक्ति बन सकता है और ना ही आधुनिक तकनीकी हथियारों का निर्माण कर सकता है। इतना ही नहीं, पर्याप्त धन के अभाव में ना तो राष्ट्र को शिक्षित बनाया जा सकता है, ना नागरिकों को मेडिकल सुविधाएं, ना भोजन, ना तकनीकी और ना ही अन्य कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिसके अभाव में एक सक्षम राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती।
वर्तमान समय तकनीकी युग होने के कारण वही राष्ट्र शक्तिशाली है जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सक्षम है, क्योंकि सैन्य शक्ति भी तकनीकी शक्ति पर आधारित हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तकनीकी दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्रों का महत्व बढ़ चुका है। अब आगे हम पढ़ेंगे मित्रों इसमें भारत की सुरक्षा व्यवस्था एवं भावी चुनौतियां। भारत को वर्तमान समय में विश्व की चौथी महाशक्ति के रूप में माना जाता है, या वो मान सकते हैं कि उसका दर्जा भारत को प्राप्त हो चुका है। क्षेत्रफल और जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अपने सीमित क्षेत्र में भारत जितनी बड़ी जनसंख्या एवं पड़ोसी घुसपैठियों तथा शरणार्थियों का भरण पोषण कर रहा है, यह अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला एक महान राष्ट्र होने का प्रतीक है, क्योंकि वर्तमान समय में महाशक्तियों की स्थिति क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इस प्रकार है। कहने का मतलब मित्रों, किसी का जनसंख्या अधिक है तो क्षेत्रफल भी उसका भारत से ज़्यादा है, किसी का जनसंख्या कम है क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, ये स्थिति है कि भारत जो है इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है, उसमें स्वयं भी अपने भी देश के नागरिक हैं और पड़ोसी शरणार्थी भी हैं। ठीक है, चलिए, अमेरिका विश्व की प्रथम महाशक्ति है जिसकी जनसंख्या लगभग 33.5 करोड़ है, जो कि भारत के मात्र 2 प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग बराबर है, जबकि क्षेत्रफल भारत का लगभग 5 गुना है। रूस विश्व की दूसरी महाशक्ति है जिसकी जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है, जो भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से काफ़ी कम है, लेकिन रूस का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत की लगभग 6 गुना है। इसी प्रकार तीसरी महाशक्ति चीन की जनसंख्या लगभग भारत के समान है, लेकिन चीन का क्षेत्रफल भारत की तुलना में लगभग 3 गुना बड़ा है। उपरोक्त को देखते हुए भारत अपने सीमित क्षेत्रफल में इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के बाद भी चौथी महाशक्ति के रूप में स्थापित है। भारत अपनी तकनीकी, आर्थिक एवं सैनिक शक्ति में बहुत कमजोर नहीं है। पाकिस्तान भारत से अलग होकर आज़ादी के समय से ही भारत के लिए खतरा बना हुआ है तथा चीन भी लगातार सीमा विवाद के चलते भारत का शत्रु बना हुआ है। चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति है जो सैनिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से भारत से अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र शक्ति संपन्न है। पाकिस्तान एक निहायत ही कमजोर लेकिन आतंकी स्वभाव वाला, आतंकी कृत्यों को पनाह देने वाला एवं प्रेरक राष्ट्र है। बांग्लादेश भी भारत का टूटा हुआ तीसरा अंग है, जो भारत के साथ खुलकर शत्रुभाव तो नहीं रख पाता, लेकिन सीमा पर तनाव युक्त माहौल को बनाए रखता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर भी आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अब यहीं पे ये जो है चैप्टर, ये पेपर ही आपका समाप्त होता है। आगे हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।